संतों ने कितनी महिमा की कि भाव को भाव अनक आलस हो। क्या भाव से भगवान का भजन करो, प्रेम से करो, श्रद्धा के साथ करो। फिर कहो कुभाव से भी आप भजन कर रहे हैं, उसका भी फल मिलता है कलयुग में। अब माइक भाई जी को देता हूँ। सभी को संध्या काल का नमन करते हुए, कल जो हम लोग कफ के ऊपर बात कर रहे थे, उसी शैली में, उसी प्रणाली पर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो अभी भी कफ के ऊपर अगर केवल बात की जाए तो अभी भी मेरे पास बहुत सारा टॉपिक है जो कफ के ऊपर है, क्योंकि अभी सिर्फ एक समीकरण पे बात करी है। और ये कफ के ऊपर अगर केवल बात की जाए तो हर दिन, मतलब जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो समीकरण है, जो उसकी गणित है, उस गणित के अनुसार जो ताप बढ़ता और घटता है, उस हिसाब से मनुष्य के शरीर का ताप बढ़ता और घटता रहता है। तो कफ पर ही काफी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और पित्त की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पित्त की उस दशा को समझेंगे जो नॉर्मली तौर पर आप लोग साधारण से समझते रहते हो, और पित्त की दशा को जानते हो कि पित्त में क्या होता है कि पेट खराब होता है। पित्त जो है, पेट जो है, वो मनुष्य के शरीर का मध्य भाग है, और ऊष्मा का सबसे बड़ा केंद्र जो माना गया वो पेट माना गया। उसमें जो अंग हैं, सारे के सारे अंग ऐसे हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं, आपको ऊष्मा देते हैं, आपके शरीर को ताकत देते हैं, जो शरीर चलने की शक्ति पाता है। इसी पेट पर जो मूलाधार चक्र है, जिसका स्वामी सूर्य बताया गया, वहीं पर पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व के तहत पर ये पूरे की पूरे समीकरण वहीं से प्रारंभ होता है। तो जो कुछ भी प्रक्रिया है, जो भी समीकरण है पित्त के तहत पर, वो सारा का सारा आपके पेट से प्रारंभ होता है। तो पित्त को साधारणतया अगर हम पहले समझना चाहें तो पित्त को ऐसे समझे कि पित्त ऊष्मा का मुख्य केंद्र है। हमारे शरीर में जो भी ऊष्मा मिलती है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा आ रही है, जो भी पाचन क्रिया होती है, जो भी हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, उसका मुख्य काम पित्त से प्रारंभ होता है। और पित्त की दशा पे मैंने कल भी बताया था आपको, इससे पहले भी बताया कि 14 साल से लेकर के 60 साल तक के बीच में व्यक्ति पित्त के असर में रहता है, जिसका वर्णन कहा गया, जिसका बात कही गई कि जब भी व्यक्ति इस उम्र में बीमार होता है तो उसको सबसे पहले पित्त के रोग आते हैं। मतलब पेट के सारी समस्याएं आएंगी, पेट में दर्द होगा, पेट में गैस बनेगी, पेट के ही सारे के सारे रोग उस ढंग से आते हैं। और पेट की सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया उस उम्र में अगर लगातार व्यक्ति करता रहे, हर दिन उसी समीकरण पर बसता रहे, तो फिर आपको जो समीकरण है, जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर आपको इस ढंग से, मतलब बीमार होने के से आराम से बचा जा सकता है। पित्त के लिए सबसे पहले कहते हैं कि वो तीक्ष्ण होता है, मतलब ऊष्म होता है, ऊष्मा से भरा होता है, दुर्गंध से भरा होता है, अम्ल का मुख्य केंद्र है, जिसको रसायन विज्ञान में हम समझते हैं कि अम्ल का मुख्य केंद्र जो है वो पित्त है, वो पित्त ही बनता है। अब ऊपर वाले का यहाँ पर खेल है, और ऊपर वाले के खेल को यदि हम समझ के चलें कि उस शरीर का उसने बनाया, उसमें जो प्रक्रिया जैसे दी, उस प्रक्रिया पर उसने सारी की सारी सुविधाएं ऐसी उपलब्ध कराई कि आप अगर इस अम्ल को खत्म करना चाहते हो तो आपके पास शरीर के अंदर ही सब कुछ है, केवल उस प्रक्रिया को समझना है कि इस अम्ल को कैसे खत्म करें। इस अम्ल को यदि आप खत्म कर लेते हो तो पित्त के सारे रोगों को आप आसानी से समाप्त कर सकते हो। बड़ी आसान है पित्त के रोग को समाप्त करना। और उस प्रक्रिया पर जो सबसे पहली चीज है कि आप सर्वप्रथम जो आपके पास पानी है, जल है, उस जल की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें, क्योंकि पित्त के पास अग्नि तत्व है, अग्नि है, और अग्नि और जल दोनों के अंदर बैर है। और ये बैर जो आपका प्रारंभ होता है वो पित्त की दशा पे ही जाकर के प्रारंभ होता है। दोनों में बैर है, दोनों में जो विवाद पैदा होता है, जो झगड़े होते हैं, वो आपके पेट में ही जाकर के करते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अग्नि और जो जल,
एक दूसरे में जो कहते हैं कि विरोधी है, जहाँ भी दोनों में से एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो दूसरी चीज़ को समाप्त कर देती है। यानी जल जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ अग्नि नहीं होगी, और जहाँ अग्नि ज़्यादा होगी वहाँ जल नहीं होगा। एक छोटा सा सिद्धांत से समझते हैं। और जैसे ही जल आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर में मूत्रपिंड के सारे रोग अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे, पेट खराब होने की दशाएं आपके पास अपने आप उत्पन्न होने लगेंगे। जैसे ही जल आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर जो भूख लग रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल ज़्यादा हो गया और अग्नि खत्म हो गई। अग्नि खत्म हुई तो पाचन क्रिया जो आपकी थी वो खत्म हो गई। जैसे ही पाचन क्रिया खत्म हुई तो सारी समस्याएं आपके साथ भूख ना लगने वाली प्रारंभ हो गई। तो जल तत्व और अग्नि तत्व को जो प्रमुखता के साथ देखा गया, जो विशेषता के साथ देखा गया, जो देखा गया वो यही इसी अंग से देखा गया कि पित्त के अंदर जल तत्व और अग्नि तत्व ये दोनों की दोनों एक साथ मिल करके रहते हैं। अब आपको पित्त और जल तत्व दोनों को सम बना करके रखना है। जैसे ही आप इन दोनों को सम बना लोगे तो पित्त के आने वाले 80 रोगों को आप आराम से खत्म कर सकते हो। करना सिर्फ इतना है कि अग्नि तत्व और जल तत्व को यहाँ पर सम बना के रखना है, बराबर करके रखना है। जो पित्त के लिए कहा गया वो पित्त की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैंने बताया कि वो उष्ण होता है, गर्म होता है। लेकिन एक यहाँ पर जो मैंने कल कफ के लिए बात नहीं करी थी, वो आज पित्त के लिए वो बात करना जरूरी है, क्योंकि पाचन क्रिया का मुख्य अंग यही है। मतलब पाचन जो होगा आपके शरीर में वो यही से होगा, और पाचन अगर आपके शरीर का बिगड़ेगा तो वो यही से बिगड़ेगा। अगर पाचन आपके शरीर का बिगड़ता है तो आपको जो रोग उत्पन्न होंगे वो समस्या बनेगी, और पाचन अगर ठीक रहता है तो जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो समस्याएं समाप्त होंगी। अब पित्त के लिए कहा, जो मैंने कल आपको नहीं बताया, कि कफ भी 5 प्रकार का होता है आपके शरीर में। 5 प्रकार से कफ निर्मित होता है, और उसी 5 प्रकार से कफ जो निर्मित होता है उसी तरह से पित्त भी आपके शरीर में 5 प्रकार से निर्मित होता है। ये बात जरूरी है, और ये बात आज इसलिए भी जरूरी है कि पित्त की थैली की समस्या जो पथरी होती है वो समस्या एक प्रमुखता के साथ आज बनी हुई है। और पित्त की थैली के बाद, पथरी के बाद जो ऑपरेशन होता है, पित्त की थैली निकाल दी जाती है, वो एक प्रमुख समस्या आकर के बन जाती है। और जो वो समस्या आकर के बनती है, जो प्रॉब्लम बनती है, वो वही जानता है जिसकी पित्त की थैली निकल चुकी होती है। उसके अलावा किसी को नहीं मालूम होता कि पित्त की थैली में एक्चुअल में है क्या। लेकिन इस प्रक्रिया को जरा देखें और ध्यान से जरा उसको समझने की कोशिश करें तो आपके शरीर के अंदर जो 5 तरह के पित्त बन रहा है उसमें सबसे पहला पित्त आपका पाचक पित्त ही है। अब पाचक पित्त के लिए पेट में आपके अमाशय, यकृत के अगल बगल, पित्त की थैली और हृदय के बगल से लेकर के जो छोटी आंत और बड़ी आंत तक के बीच में 5 जगह पर ऐसी जगह है जहां पर आपके शरीर में पित्त को सम करने के लिए आपके शरीर में क्षार बनता है। मैंने क्षार और अम्ल के बारे में शायद पहले बताया आपको, यदि नहीं बताया तो फिर से एक बार बता देता हूं कि क्षार और अम्ल रसायन विज्ञान में वो दोनों तत्व हैं जो आपस में मिल करके न्यूट्रल बनाए जाते हैं। यानी जहां पर क्षार और अम्ल दोनों को आपस में मिला दिया जाए, जब दोनों आपस में सम मात्रा में मिल जाते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल का अर्थ होता है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो गई। जैसे आलू के लिए बताया कि वो न्यूट्रल होता है, उसी तरह से जो भी आपके शरीर के अंदर 5 जगह पर मुंह में लार जो बन रही है वो क्षार बन रही है, उसी तरह से पित्त के अंदर जो थैली में आपकी जो लार वो बन रही है वो लार का एक अंग दूसरी तरह से लार बना रहा है, वहां भी वो लार ही निर्मित हो रही है। यकृत के अगल बगल वहां लार निर्मित हो रही है, अमाशय में लार निर्मित हो रही है। ऐसी कई जगह पर आपके 5 जगह पर शरीर के अंदर लार निर्मित की गई, और उसके बाद जो आपके शरीर में अम्ल बन रहा था, जो भी अम्ल बन रहा था, वो अम्ल की समस्या को समाप्त करने के लिए जो लार आपके शरीर में बनी, वो लार और अम्ल जब आपस में मिले जाकर के, यानी क्षार और अम्ल जब आपस में मिले जाकर के, तो वो अपने आप न्यूट्रल हो गया। यानी पेट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अब हुआ क्या कि ये पाचक जो पित्त था वो आपके इन्हीं 4 अंगों में बनता है, और इसी 4 के बाद 5वां जो पित्त की थैली है, वो पित्त की थैली के जाकर के उसकी बॉर्डर पे जाकर के उसके जो लेयर है उसकी लेयर पे जाकर के अपने जल के साथ वहाँ हो संचय होने लगता है। संचय होने के साथ वो क्षमता है वहाँ से,
जैसे आप छन्नी से कोई चीज़ छानते हो, उसी तरह से छनता है, और छनने के बाद वो जो पित्त होता है, जो क्षार होता है, वो अम्ल को जाकर के वहाँ ख़त्म करता है। अब हुआ ये कि पित्त की थैली यहाँ से ख़त्म कर दी गई, निकाल दी गई, और पित्त की थैली निकाल दी गई तो जो क्षार आपके शरीर में बन रहा था वो क्षार केवल वहीं तक बना, और बनने के बाद जो क्षार वहाँ तक पहुँचना था, जिसको क्षार बनने के बाद वो जो समस्या आपके सामने आनी थी, वो जो समाप्त होनी थी समस्या, वो समाप्त वहाँ से नहीं हुई। यानी अब क्षार वहाँ से जो आपका छन्नी से छन करके बाहर जा रहा था, जो अम्ल को समाप्त करने के लिए क्षार जा रहा था, वो फिल्टर होके वहाँ से गया ही नहीं, अब जाना बंद हो गया। जैसे ही पित्त की थैली निकली, अब पित्त की थैली निकली तो फिल्टर होकर के जाना बंद हो गया। जब जाना बंद हो गया तो पाचन की सारी समस्या वहाँ से खड़ी हो गई, सारी समस्याएं आ गई। ये आपका पाचक पित्त जो प्रथमतया बनता है वो कार्य करता है। इसके बाद का पित्त समझे, फिर इसके बाद ये समझेंगे कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन इसके बाद समझे। इसके बाद भी एक रंजक पित्त बनता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। पित्त वहीं से बन रहा है। जो पाचन क्रिया हुई, उस पाचन क्रिया होने के बाद जो समस्याएं आपके सामने आ रही थी, ब्लड सर्कुलेशन को लगातार ठीक करने की बात कर रहे थे, जो ब्लड के अंदर जो दाने पड़ रहे थे या समस्या जो भी आ रही थी, वो आपका जो था वो रंजक पित्त वहाँ पे बन रहा था, और रंजक पित्त जो आपका गया उसने इस तरह की सारी समस्याओं को रोकना प्रारंभ किया। साधक पित्त बनता है। साधक पित्त के लिए मैंने जैसे पढ़ना चालू किया, और आपके बीच में अगर जानना चालू करें तो विनोद भैया के पास साधक पित्त है, और साधक पित्त उसी के पास बनता है जो पूर्णतया सात्विक होता है। साधक पित्त उसी के पास बनता है जो क्रोध को अपने रोक करके रखता है। साधक पित्त उसी के पास बनता है जो अपनी प्रक्रियाओं को, अपनी दिनचर्या को, सुबह से शाम तक की समस्याओं को अपने भोजन से या फिर अपने मस्तिष्क के दम पर बिना कुछ कहे अपने आप को शांत रखने का, स्वभाव रखने का प्रक्रिया करता है। साधक पित्त सभी के पास नहीं बनता, क्योंकि साधक जो तामसी प्रवृत्ति होती है उसको समाप्त करने की ताकत रखता है। अब जो साधक पित्त इस तरह का है तो उसके बाद एक आलोचक पित्त भी बनता है। आलोचक पित्त आपके नेत्रों की समस्याओं को दूर करता है। आलोचक पित्त अगर बिगड़ा आपका तो नेत्र की सारी समस्याएं आपके सामने आने वाली हैं। अब इसके बाद जो भाजक पित्त है, उस भाजक पित्त के लिए कहते हैं कि शरीर की त्वचा के चमक को लाता है। अब पांचों तरह के पित्त आपके सामने आ चुके हैं। इन पांचों तरह के पित्त जो आपके सामने आ चुके हैं, उसमें आपने मुख्यतया पे देखा, जो हमारे मुख्यतया पे कार्य करने वाला पित्त था, वो जब तक हमारे पास पाचक पित्त काम नहीं करेगा तब तक रंजक पित्त भी काम नहीं करेगा। क्योंकि पाचक पित्त जब होगा, पाचन क्रिया ठीक होगी, और पाचन क्रिया के बाद आपके शरीर में जो अष्ट धातु बन रहे हैं, जो आपके शरीर में रस बनने वाले हैं, वो रस जब ठीक से बनेगा तो आपके शरीर में जो भी समस्याएं आने वाली हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो सारी की सारी समस्याएं वहीं से समाप्त हो जाएंगी।